की बात करता हूं। नैतिक रूप से मजबूत लोग नैतिक मजबूत लोग राजनीति में प्रवेश नहीं करते हैं। राजनीति में प्रवेश नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में राजनीति में नैतिक रूप से मजबूत लोगों के करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? या तो प्रश्न यह पूछा जाए, हमेशा प्रश्न यह पूछा जाए, वर्तमान भारतीय राजनीति मूल्यात्मक एवं वैचारिक संकट का सामना कर रही है। वर्तमान भारतीय राजनीति मूल्यात्मक एवं वैचारिक संकट का सामना कर रही है। ऐसी स्थिति में राजनीति को मूल्य उन्मुख बनाने तथा वैचारिक संकट के समाधान के लिए आप क्या सुझाव देंगे? एक छोटे से एग्जाम्पल दें। यह प्रश्न उठ क्यों सकता है? ये हमेशा क्यों उठ सकता है? हाँ, उसमें जानते हो क्या है? युवा सब पूछा है, युवा। और ये जो स्टेटमेंट है ना, विशेषकर कलाम साहब का है। युवा क्यों नहीं प्रवेश कर रहा है? यहां नैतिक शब्द है। और आपने एक चीज देखा होगा, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला। बाइडेन ने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं स्वीकार नहीं है, यह अस्वीकार है। तो कहीं न कहीं देखा जाए, एक तरह से एक दूसरे की आइडियोलॉजी के प्रति जो सहिष्णुता का भाव तक खत्म हो रहा है, और कहीं न कहीं विचारधारा के स्तर पर कट्टरता पनप रही है अमेरिका में। सारी बातें विचारधारा के स्तर पर वहां कट्टरता पनप रही है। वहां स्थिति क्या चीज है? वहां पे देखा जाए, वहां अमेरिकन राजनीति में मूल्यों का संकट पैदा हो गया है। एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है अमेरिका, क्योंकि लोग एक दूसरे पे क्या करते हैं? आरोप। पहली बात। नंबर दो, जब पिछली बार चुनाव हार गए थे डोनाल्ड ट्रंप, तो आपने देखा होगा अपने अनुयायियों को हिंट किया और उनके फॉलोअर्स क्या किए? व्हाइट हाउस पर कब्जा कर लिए कुछ समय के लिए। पूरे व्हाइट हाउस को उसने संकट में डाल दिया। एक तरह देखा जाए कि लोकतंत्र, और लगातार ही कहा जा रहा है, कमला हैरिस कह रही है कि एक तरह से देखा जाए हमेशा लोकतंत्र का दफ पतन हो जाएगा। अभी डोनाल्ड ट्रंप के कल की न्यूज है डोनाल्ड ट्रंप का, और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि बाइडेन का हटना एक प्रकार से तख्ता पलट के समान है। यह स्टेटमेंट जो भी हो, प्रश्न क्या पूछेगा कि भारत जो चीज अमेरिका में बहुत पहले से आज इंडिया में चल रहा, वो मूल्यों का संकट पैदा हो गया है। और संकट क्यों पैदा हो रहा है? कि नैतिक लोग राजनीति में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। तो प्रश्न कैसे बनाएगा? दूसरा प्रश्न कैसे बनाएगा? वर्तमान भारतीय राजनीति में मूल्यों का संकट पैदा हो गया है।
उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। तथा भारतीय राजनीति को मूल्य उन्मुख बनाने के लिए उचित सुझाव दें। उचित आप सुझाव दीजिए। आप क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मैं सबसे पहले आप प्रश्न को देखो। आप दोनों प्रश्न की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? नैतिक रूप से मजबूत लोग राजनीति में प्रवेश नहीं करते हैं। यह स्टेटमेंट है, कलाम साहब का स्टेटमेंट है, या एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। अब देखो, ऐसी स्थिति में राजनीति में नैतिक रूप से मजबूत लोगों के प्रवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? ये पूरा एटीट्यूड का क्वेश्चन है। या राजनीतिक अभिवृत्ति की बात करें हम लोग, एक बात हमेशा आपने से देखा होगा कि भारतीय राजनीति को कहा जाता है बुरे लोगों की राजनीति है, अच्छे लोगों की नहीं है। सारी बात है। तो नैतिक रूप से मजबूत लोग क्यों नहीं प्रवेश करते? रीजन क्या चीज है? पहली चीज, हमेशा देखा यह जाए, राजनीति का अपराधीकरण हो चुका है और अपराध का राजनीतिकरण हो चुका है। क्लियर? पहली चीज। हम दूसरी चीज बात करें। अच्छा, राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण दोनों क्या करेगा? राजनीति में मूल्यों के संकट को जन्म देगा। क्योंकि अपराधियों की अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है चुनाव जीतना। अब पूरा चुनाव आइडियोलॉजी के स्तर पर नहीं होता है। चुनाव विचारधारा के स्तर पर होता ही नहीं है। चुनाव का एकमात्र उद्देश्य होता है ये इन प्रकार ने चुनाव जीतना। ये स्थिति भारतीय राजनीति में हो चुकी है। इसीलिए पहली पॉइंट। दूसरी चीज आपने देखा होगा, दिक्कत क्या चीज है? अक्सर आपने देखा होगा भारतीय राजनीति में टिकट के वितरण करते समय सारी बातें जातीय और धार्मिक, वैसा ध्यान दो, इस स्थिति को ध्यान में तथा जाति और धर्म के आधार पर टिकट का वितरण पूरा आधार ही अनैतिक है। तीसरी चीज यह कहा जाता है कि चुनाव जीतने के लिए बड़े पैमाने पर पैसे चाहिए, धन का अत्यधिक प्रयोग। और वर्तमान में चुनाव जीतने के लिए कई बार क्या होता है कि संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, और किसी का ब्रेन वॉश करना अपने आप में अनैतिक है। बात समझ में आ गई? एक चीज नैतिक लोग ये नहीं करना चाहते। कई बार क्या होता है कि चुनाव जीतने के लिए वोटों का ध्रुवीकरण, और चुनाव वोट देने वाला व्यक्ति ये नहीं ध्यान देता कि व्यक्ति ने काम कैसा किया। लोग इस पर ध्यान देते हैं कि मेरी जात का है या नहीं, ये मेरे धर्म का है या नहीं। तो स्वाभाविक है आपकी पर्सनालिटी, आपका वर्क, आपका एटीट्यूड, आपका अप्रोच सब सेकेंडरी हो गया, जाति और धर्म प्राथमिक हो गई। और उस व्यक्ति को पता मैं चुनाव हार जाऊंगा, तो क्यों लड़ेगा वह? अगली चीज, अनेक ऐसे राजनीतिक दल हैं जहां लोकतांत्रिक मूल्यों का अभाव है और किसी भी सदस्य को नैतिक मूल्यों के अनुरूप विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं है। ये क्योंकि यदि आपने पार्टी की आइडियोलॉजी यदि मूल्यों के विपरीत है और आपने मूल्यों के विपरीत जाकर के सोचो, पार्टी की विचारधारा मूल्यों के विपरीत है, फिर भी आपने विचारधारा के विरुद्ध जाके काम करोगे, हो सकता है आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाए। आइडियोलॉजी की बात करें हम लोग, बातें समझ में आ गई?
एक बात ध्यान देने से, इसलिए अच्छे लोग राजनीति में प्रवेश करते ही नहीं। क्लियर? अब प्रश्न क्या बात ये, राजनीति में नैतिक रूप से मजबूत लोगों के प्रवेश को आप क्या सुझाव देंगे कि राजनीति में नैतिक लोगों का समावेश हो? तो हमेशा ध्यान दें इस बात को। फिर मैं कहना चाहता हूं, 3 स्तर पर काम करेंगे सुझाव देते समय। वैधानिक या कानूनी स्तर पर काम करना होगा, राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर काम करना होगा, और भावनात्मक स्तर पर काम करना होगा। क्लियर? जैसे वैधानिक की बात करें और कानूनी स्तर पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन तथा राजनीति के अपराधीकरण या अपराध के राजनीतिकरण के शून्य सहिष्णुता की नीति का अनुपालन। पहली चीज, शून्य सहिष्णुता की नीति का अनुपालन। पहली बात। नंबर 2 की बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को, सामाजिक स्तर पर मूल्यों के संकट को लेकर संवाद याद रखना, ताकि यह पता चले कि राजनीति में मूल्यों का पतन क्यों हो रहा है, उसके लिए दोषी कौन है, और संवाद में नैतिक लोगों के समावेश पर बल। सारी बातें तथा उसका दुष्परिणाम क्या होगा, मूल्यों के पतन का दुष्परिणाम क्या होगा, इसके लिए आप क्या करो। तीसरी चीज देखा जाए, आप आचार संहिता का निर्धारण करो आप, और आचार संहिता के उल्लंघन को आप दंडनीय अपराध घोषित करने के साथ उस दल की मान्यता को खत्म करो आप। यह कानून बनना चाहिए। अगली चीज देखा जाए, पॉलिटिकल पार्टी में लोकतांत्रिक संस्कृति को प्रोत्साहन, लोकतांत्रिक संस्कृति को प्रोत्साहन, नागरिक शिक्षा प्रदान करना। आप नागरिक शिक्षा प्रदान करो आप। चौथी चीज, हमेशा प्रत्येक सदस्य का नैतिकता के आधार पर सोशल ऑडिट होनी चाहिए। प्रत्येक प्रत्याशी का एक सोशल ऑडिट हो नैतिकता के आधार पे, और सोशल ऑडिट करने में एनजीओ और शिक्षक की भूमिका हो। हाँ, नागरिक शिक्षा प्रदान करना। नागरिक शिक्षा का मतलब सिंपल चीज है, जो वैल्यूज है ना, नागरिकों के विकास के जो मूल्य हैं, उन मूल्यों की शिक्षा प्रदान करना। क्लियर? एक बात हमेशा जानो, सोशल ऑडिट हो, और सोशल ऑडिट में शिक्षक हो और एनजीओ के लोग हों। उसके पश्चात ध्यान दो, उसके पश्चात उस क्षेत्र में टिकट किससे मिलेगा किससे नहीं, ये रैंकिंग के आधार पर हो। और रैंकिंग डिसाइड कैसे होगी? सोशल ऑडिट होना चाहिए। सोशल ऑडिट हो, उसके आधार पर रैंकिंग। सारी बातें। अगली चीज, आपने कभी गौर किया होगा, ये सारी बातें करने के साथ राजनीतिक दलों के बीच एथिकल वैल्यूज को लेकर के एक कॉन्फ्रेंस आयोजित होना चाहिए। सारी बातें। और दोनों दल एक दूसरे के बारे में यह कहें कि आप अनैतिक कितना है, आप में मूल्यों का पतन किस अनुपात में हुआ है। और जब एक दूसरे की आलोचना होगी यह आधार कि मेरे नैतिक मूल्यों का इतना पतन है, दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाएंगी कि आपके अंदर नैतिक मूल्यों का पतन कितना है और आपने संविधान की किस अनुपात में उपेक्षा की है। परिणाम क्या होगा कि पॉलिटिकल पार्टी पर दबाव बनेगा और सारी पॉलिटिकल पार्टी संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप स्वयं को बनाए रखने की कोशिश करेंगी। बातें समझ में आ गई? अंत में देखा ये जाए, होना ये चाहिए कि शिक्षण संस्था के स्तर पर मूल्य आधारित राजनीतिक संस्कृति का विकास होना चाहिए। जैसे विश्वविद्यालय स्तर देखा होगा, विद्यार्थी संघ होता है,
विद्यार्थियों का चुनाव होता है। मूल्य आधारित पॉलिटिकल कल्चर का विकास हो। जब मूल्य आधारित राजनीतिक संस्कृति का विकास होगा तो स्वाभाविक है नैतिक लोग राजनीति में प्रवेश करेंगे। क्लियर? अब देखो, मैं इस प्रश्न को फ्रेम कर रहा हूं। मैं फर्स्ट पैरे की बात करें, मजबूत संवैधानिक सरकार संवैधानिक सरकार के निर्माण मूर्त रूप देने, मजबूत संवैधानिक सरकार के निर्माण, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप देने, सारी बात है, तथा राजनीति के प्रति श्रद्धा भाव पैदा करने के लिए राजनीति में नैतिक लोगों का समावेश आवश्यक है। प्रवेश आवश्यक है। ये हमारा फर्स्ट पैरा। हम सेकंड पैरे में जब आएंगे ना, पॉइंट समझ में आ गया? अब सेकंड पैरा, भारतीय राजनीति में नैतिक लोगों का समावेश कम है। प्रवेश कम है। क्योंकि नंबर 1 की बात करें, राजनीतिक दलों में लोकतांत्रिक संस्कृति की उपेक्षा, लोकतांत्रिक की उपेक्षा जैसे अध्यक्ष का नियमित चुनाव न होना, तथा परिवारवाद। ये एग्जाम्पल ही है। नंबर 2 की बात करें, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ? एक परिवार के लोग ही वो सीएम बनेंगे, उनका बेटा सीएम बनेगा, उनके बाद उनका बेटा सीएम बनेगा। ये परिवारवाद है। गुड। मतलब पार्टी मेरी है, पहले मेरे घर में जितने 10 लोग हैं पहले वो सांसद बनेंगे, सारे 10 लोग क्या बनेंगे? पहले मंत्री बनेंगे, उसके बाद मंत्री की सीट बचेगी तो दूसरों को मिलेगा। ये परिवारवाद है। ये ठीक है? प्रभात, आपने एक चीज देखा होगा कि
रामविलास पासवान की पार्टी, वो उनके भाई, उनके रिश्तेदार। हाँ, लेकिन वो व्यक्ति कितना दूरदर्शी, उसको पता चल जाता था कि सरकार किसकी बनने वाली है। हाँ, ये बात है। हाँ, यूपी के कुछ ऐसे जो बेचारे भावेश में आकर के त्याग पत्र तो दे देते हैं, इसमें कि इनकी सरकार बनेगी, और उनकी बनती ही नहीं है, और बेचारे कहीं की नहीं रह जाते हैं। हाँ, तो ये बड़ी अच्छी, वो खैर चलो कोई बात नहीं। पहला पॉइंट। नंबर 2 की बात करें, राजनीति का अपराधीकरण एवं जैसे बोहरस समिति की रिपोर्ट, यह इंगित। तीसरी चीज, चुनाव जीतने के लिए वोटों का ध्रुवीकरण जाति एवं आधार पर, जिससे शुचिता खंडित, शुचिता खंडित हो जाती है। क्लियर। नंबर 4 की बात करें हम लोग, टिकट का वितरण करते समय धार्मिक समीकरण प्रबल, परिणामतः नैतिकता उपेक्षित। नंबर 5 की बात करें, चलें। चुनाव प्रचार के दौरान झूठे एवं भ्रामक प्रचार प्रबल, ताकि ब्रेन वॉश करना आसान हो। यह वैचारिक स्वतंत्रता आसान हो, इससे वैचारिक स्वतंत्रता खंडित, निर्णय की स्वतंत्रता खंडित, वैचारिक और निर्णय की वैचारिक स्वतंत्रता भी खंडित हो जाती है, वो डिसीजन ले ही नहीं पाता। एक जानते हो क्या था, हाईजैक हो जाता हुआ, मेंटली हाईजैक, वैचारिक उससे हाईजैक हो जाता हुआ। ये बातें शायद समझ में, मैं शायद जानती इस बात को। और एक सबसे बड़ी चीज,
देखा ये जाए। चुनाव जीतने के लिए एक मिनट, खर्च करना एक अनिवार्य शर्त। अब एक चीज ध्यान दो इस बात को, ये करने के बाद हम अगले पैरे में आएंगे, थर्ड पैरे में। अतः राजनीति में नैतिक रूप से मजबूत लोगों के प्रवेश को प्रोत्साहित करने के लिए यह आवश्यक है कि, क्या आवश्यक है, नंबर 1, राजनीतिक आचार संहिता का निर्धारण तथा इसके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र का गठन। एक मिनट रुक जाओ। सुनिश्चित कराने के लिए निगरानी तंत्र का गठन होना चाहिए। नंबर 2, राजनीतिक व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेहिता पर बल। तीसरी चीज हम बात करें, क्लियर, तीसरी चीज हम बात करें राजनीतिक दलों के बीच नैतिक विषयों पर वाद विवाद। तथा
स्व मूल्यांकन को प्रोत्साहन। नंबर 4 की बात करें, प्रत्याशियों के मूल्यों के आधार पर सोशल ऑडिट पर बल। सोशल तथा रेटिंग के आधार पर निर्णय लेने की अनिवार्यता घोषित करना। इस सोशल ऑडिट में शिक्षक एवं एनजीओ की भागीदारी। एनजीओ की भागीदारी पर बल की बात करें, नंबर 4, ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। नंबर 5 की बात करें, राजनीतिक दलों में लोकतांत्रिक संस्कृति के समावेश पर बल। डेमोक्रेटिक कल्चर के समावेश पर बल दिया जाए। लोकतांत्रिक संस्कृति के समावेश पर बल तथा ये कहा जाए दल बदल के आधार पर आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध का प्रावधान। आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध का प्रावधान होना चाहिए। अगली चीज देखा जाए, शैक्षिक स्तर पर लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति और राजनीति में प्रवेश के लिए नैतिक लोगों को प्रोत्साहित करना। आप नैतिक लोगों को प्रोत्साहित करो। आप हम जब नैतिक लोगों को प्रोत्साहित करेंगे तो क्या होगा? ये बातें शायद समझ में आ गई होगी। अंत में देखा जाए, चलें
नंबर 7, निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता अधिनियम में मूल्यों के आधार पर संशोधन तथा ये कहा जाए शून्य सहिष्णुता के अनुपालन प्रबल दबाव ये करने के बाद अंत में हम निष्कर्ष की बात करोगे और निष्कर्ष में इतनी बातें हैं, सारी बातें हो गया, ठीक है, नोट तो कर लिया आपने। वस्तुतः मूल्य आधारित राजनीति एवं नैतिक लोगों का प्रवेश प्रस्तावना में मूर्त रूप देने के साथ मानव विकास को मजबूत करेगा। ये करने के बाद आंसर को हम क्लोज कर देंगे, ठीक है।